Good morning, everyone. In today's class, I am discussing illustration number 71 of chapter 3rd. Given to you on page number 3.86. सम है ये आपका दीपिका एंड राजश्री वाला. दीपिका एंड राजश्री वाला सम है. ठीक है, तो इस सम में क्या कह रहे हैं? लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. We'll read the question and then we'll start working on to it. So we have Deepika and Rajshri are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. दो partners हैं जिनका PSR 3:2 है. On March 31st, 2017, their balance sheet was as under. उनकी balance sheet हमें given है. Balance sheet में क्या कुछ given है? Creditors, public deposits. Public deposits का मतलब हमने लोगों से पैसे लिए हुए हैं, ठीक है, और उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज और कैपिटल अकाउंट्स. एसेट साइड में हमारे पास कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेटर्स लेस प्रोविजन, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो. एडजस्टमेंट्स को पढ़ने से पहले वी हैव टू लुक एट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन. द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, partners capital accounts and balance sheet of Deepika, Rajshri and Anshu. So we have to prepare revaluation account, books of Deepika and Rajshri. We are preparing revaluation account here. ठीक है, I'm making you prepare revaluation account here. This is debit side and this is credit side. Okay, so revaluation account में जो भी assets और liabilities की revaluation होती है guys, उसको हम ट्रेड करते हैं. ठीक है, तो first point is the new on the above date the partner decided to admit Anshu as a partner on the following terms. Deepika and Rajshri ने डिसाइड किया कि they will admit Anshu as a new partner और following terms पे. Terms क्या है? The new PSR will be 5:3:2. पुराना रेशियो है 3:2, नया रेशियो हो जाएगा 5:3:2. ठीक है, इसके बाद है Anshu shall bring ₹32,000 as his capital. अंशु 32,000 रुपीज कैपिटल के लेकर आएगा. अभी तक गुडविल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. हिडन गुडविल आया नहीं है, हमें कुछ भी नहीं करना अभी तक. ठीक है, आगे बोल रहे हैं अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल. अंशु अपने गुडविल के शेयर के लिए कोई भी कैश लेकर नहीं आ रहा है. Partners therefore decided to compute goodwill on the basis of Anshu's share in the profits and capital contribution made by him in the firm. यहां से ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि हमें गुडविल को कंप्यूट करना है. और गुडविल को कंप्यूट कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ शेयर एंड कैपिटल brought in by the incoming partner, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है. Therefore the partners decided to compute goodwill on the basis of admission of Anshu and his share of profits and capital contribution made by him in the firm. यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होता है कि हमें जो गुडविल कंप्यूट करनी है वो हमें कंप्यूट करनी है डिपेंडिंग अपॉन द शेयर ऑफ अंशु. तो अंशु का शेयर कितना है? 2/10 है. 2/10 ऑफ टोटल शेयर के लिए ये गुडविल ये कैपिटल लेकर आ रहा है ₹32,000. is to bring in ₹32,000. Therefore total capital should be ₹32,000 into 10/2, which is equal to ₹1,00,000.
60,000. The total capital should be 1,60,000. और एक्चुअल में है कितनी वो अभी हम देखेंगे. एक्चुअल में कितनी है, जैसे हमने कल तक सम किया था कि हमने दीपिका और राजश्री की कैपिटल ले ली थी और फिर अंशु की कैपिटल ले ली. दीपिका और राजश्री की कैपिटल हमें गिवन है 48 और 40 और इसकी गिवन है 32. तो तीनों का टोटल किया और अकॉर्डिंगली उसको इसमें से माइनस कर दिया. आज हम वो नहीं करेंगे. ऐसा हम क्यों नहीं करेंगे माय डियर? ऐसा हम इसलिए नहीं करेंगे या कभी भी नहीं करेंगे कि हमें जो गुडविल कंप्यूट करनी होती है वो कंप्यूट करनी होता है ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड कैपिटल. मतलब उसके लिए कौन सी कैपिटल्स लेंगे दीपिका और राजश्री की, वो हम अभी देखेंगे. ठीक है, आपको आगे से हर एक सम में ऐसे करना जैसे मैं आपको इस सम में करवाऊंगा टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल. अगर कोई एडजस्टमेंट्स हैं तो उन एडजस्टमेंट्स को पहले हम सॉर्ट आउट करेंगे और फिर उनकी कैपिटल्स को कंसीडर करेंगे, उनकी तीनों की कैपिटल्स का टोटल को इसमें से माइनस करेंगे. दैट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल. ठीक है, नाउ वी हैव plant and machinery would be increased by 12,000. plant machinery को increase करना है, therefore by plant and machinery rupees 12,000. stock would be increased to 40,000. stock को increased to है, plant machinery would be increased by था. by था इसका क्या मतलब था कि 12,000 से increase कर दो. stock would be increased to, stock को 40,000 तक लेकर जाया जाए. अभी कितना है, अभी 32,000 है, इसको 40,000 तक लेकर जा रहे हैं. इसका मतलब इंक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है रुपीज 8,000 बाय स्टॉक रुपीज 8,000. आई होप दिस इज क्लियर. इज गुड शार्पनु. देन वी हैव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 4,000. अभी जो प्रोविजन है वो सिर्फ 800 है, उसको 4,000 की बनाना है. तो कितने की और बनाए प्रोविजन, हमें प्रोविजन और कितने की बनानी पड़ेगी. अभी 800 की है, 4,000 की लेकर जानी है. देयरफॉर यस विल हैव टू प्रिपेयर प्रोविजन बाय रुपीस 2,200. तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रुपीस 3,200. इसके बाद value of land and building has appreciated by 20%. 50,000 आपको बैलेंस शीट में गिवन है. 50,000 इज द वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है, उसको 20% से इंक्रीज करना है. देयरफॉर बाय लैंड एंड बिल्डिंग बाय रुपीज 10,000. देन वी हैव फर्नीचर हैज depreciated by 10%. फर्नीचर की वैल्यू हमें बुक्स में गिवन है, बैलेंस शीट में गिवन है 10,000, उसको 10% से डेप्रिशिएट करना है. मतलब दैट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, फर्नीचर की वैल्यू में गिरावट आ रही है, रिड्यूस हो रहा है, तो फर्नीचर क्रेडिट होगा, एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट बाय रुपीस 1,000. देन वी हैव there is an additional liability of rupees 8,000 being outstanding salary payable to the employees of the firm. This liability is not included in the outstanding liabilities stated in the above balance sheet. Partners decided to show this liability in the books of accounts of the reconstituted new firm. सीधी सी बात बोल रहा है, बस इतना लंबा सेंटेंस बना दिया. कह रहे भैया एक आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 8,000 की जो आपकी बुक्स में अपीयर नहीं हो रही है, तो उसको अपीयर कर दो. मतलब एक लायबिलिटी जो पहले 0 वैल्यू पे थी अब वो 8,000 पे हो गई है, तो देयर इज एन इंक्रीज, बढ़ रही है आपकी लायबिलिटीज. देयरफॉर लायबिलिटीज बढ़ रही है तो क्रेडिट हो जाएंगी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. आई थिंक सैलरी है इसका नाम है ना, रुपीज 8,000. ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बन गया है, इसको टोटल कर लो एंड अकॉर्डिंगली यू गेट योर प्रॉफिट लॉस. दिस विल बी इक्वल टू 30,000. So 30,000 minus 12,200 is equal to 17,800.
So this is the profit which is to be distributed between two profits transferred to partners capital account Deepika and राजश्री उनके पुराने PSR में उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में which is 3:2 therefore we will get 10,680 and rupees 7120. This is our revaluation account. I hope यहाँ तक क्लियर है सभी को यहाँ तक there shouldn't be any problem guys. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है रिवैल्यूएशन अकाउंट तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सब में एक इंपॉर्टेंट सम है गाइस यस आंसर एवरीवन सिर्फ दो स्टूडेंट्स के आंसर आए हैं मेरे पास बट अबाउट अदर्स ओके गुड पूजा यस नैंसी क्लियर है सर यस तनिष अनुराग अभय जतिन ठीक है सो इसके बाद वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ठीक है सो आई एम प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसको रब कर दूं थोड़ा सा यहाँ से आई थिंक दैट वुड बी इजी मेरे लिए स्पेस बच जाएगा ठीक है so this is partners capital accounts कौन कौन से पार्टनर्स हैं दीपिका राजश्री एंड अंशु दीपिका राजश्री एंड अंशु ठीक है सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट कैसे करेंगे बाय द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ दीपिका एंड राजश्री व्हिच आर therefore by balance wrote down rupees 48,000 and rupees 40,000 अंशु 32,000 रुपीज लेकर आ रहा है therefore by बैंक अकाउंट रुपीज 32,000 एज इज कैपिटल ठीक है इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में आया इसका प्रॉफिट्स आया था तो उसको ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट रुपीज 10,680 एंड रुपीज 7,120 ठीक है और कुछ देखो एडजस्टमेंट्स को पढ़ो बैलेंस शीट को देखो क्या ऐसा कुछ हो रहा है जो डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में तो हमारे पास क्रेडिटर्स से पब्लिक डिपॉजिट से बैंक ओवरड्राफ्ट है और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है उनका डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं करना इधर से हमारे पास एसेट साइड में भी ऐसा कुछ नहीं है जो डायरेक्टली पार्टनर्स में जा सकता है एक बार एडजस्टमेंट्स पढ़ के देख लो कुछ एडजस्टमेंट्स में तो कोई नहीं है ऐसा पॉइंट फर्स्ट एडजस्टमेंट में नहीं है सेकंड में नहीं है थर्ड में नहीं है फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ तो अकॉर्डिंगली बस एक एडजस्टमेंट रहेगी है वो है पार्टनर्स गुडविल की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल तो अब उसके लिए हमें जो पार्टनर्स कैपिटल चाहिए वो हम लेंगे इन पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल मतलब आप दीपिका और राजश्री की क्लोजिंग कैपिटल निकालो एक बार इन केस अगर हम दीपिका और राजश्री की क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि एक बार मैं अकाउंट को क्लोज कर देता हूँ फिर से मैं ओपन कर लूंगा तो ये मैं आपके लिए वो कर देता हूँ तो दिस इज इक्वल टू 58,680 दिस इज इक्वल टू 47,120 दिस इज इक्वल टू 32,000 तो अकॉर्डिंगली 58,680 47,120 एंड रुपीज 32,000 तो इनके हमारे पास एक बार क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए टू बैलेंस कैरी डाउन सेम आ जाएगा 58,680 47,120 एंड रुपीज 32 सो माय डियर इन ऑर्डर टू कंप्यूट गुडविल हमने देखा था कि टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ अंशुज शेयर शुड बी 32,000 into 10/10 which is equal to 1,60,000 अब देख लो कि एक्चुअल में इनकी कैपिटल्स है कितनी कैपिटल्स ऑफ दीपिका राजश्री एंड अंशु कितनी है 10
plus this plus this is equal to 1,37,800। ये इनकी एक्चुअल कैपिटल्स हैं 1,37,800। ठीक है, अब टोटल कैपिटल बेस्ड ऑन अंशुज शेयर हमने कंप्यूट की थी, वो थी 1,60,000। तो 160 माइनस 137,800 इज इक्वल टू 160 minus 137,800 is equal to rupees 22,200. This is the value of goodwill. ये फर्म की टोटल गुडविल है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। आगे कोई भी ऐसा सम आता है तो हमें जो पार्टनर्स की कैपिटल्स लेनी है वो एडजस्टेड कैपिटल्स लेनी है। एडजस्टेड कैपिटल्स का क्या मतलब है कि सारी एडजस्टमेंट्स को करने के बाद सिर्फ गुडविल की एडजस्टमेंट रह जाएगी। तो गुडविल की एडजस्टमेंट से पहले की तो जो एक्चुअल कैपिटल्स आ रही है हमने उनको कंसीडर करना है। कल जो हमने सम किया था उसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं थी, इसलिए हमने वो डायरेक्टली कर दिया था। लेकिन इन केस अगर कोई एडजस्टमेंट होगी तो हमें उन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद की कैपिटल को कंसीडर करना है इन ऑर्डर टू कंप्यूट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। अब 22,200 टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल है। इसमें से अंशु को कितना लेकर आना है, एज शेयर 22,200 का 2/10। दिस इज इक्वल टू, so Anshu is to bring rupees 4,440, लेकिन वो नहीं लेकर आ पाया। क्योंकि वो नहीं लेकर आ पाया तो उस केस में आप जर्नल एंट्री क्या करते हैं, आप लोग जर्नल एंट्री करते हैं एज करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो देख लेना गाइस। आई थिंक हमारे पास जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है दैट सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:1। हमारे पास ओल्ड शेयर है, न्यू शेयर है, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे तो विल गेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ 1:1। देयरफॉर एज करंट अकाउंट डेबिट टू दीपिका's कैपिटल अकाउंट टू राजश्री's कैपिटल अकाउंट बाय एन अमाउंट ऑफ 222 एंड 222। अभी लेजर पोस्टिंग करनी है तो लेजर पोस्टिंग हमने एक बार कैपिटल अकाउंट्स बंद ही कर दिया, उसको फिर से ओपन कर लो। यहाँ पे क्लोजिंग था तो यहाँ पे ओपनिंग होता है। दिस इज इक्वल टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रुपीज 58,680 47,120 एंड रुपीज 32,000। ठीक है, इसकी लेजर पोस्टिंग करो। इस लेजर पोस्टिंग क्या होगी, बाय एज यानी अंशुज करंट अकाउंट रुपीज 222 एंड 222। क्या अंशु के करंट अकाउंट में यहाँ पे कोई एंट्री आएगी? क्या हम यहाँ पे अंशु का करंट अकाउंट बना रहे हैं? नहीं, वी आर प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट्स। तो क्योंकि करंट अकाउंट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ है नहीं तो एक अकाउंट में ये एंट्री नहीं होगी। अब ये एक बार डेबिट हुआ है तो इसको बैलेंस शीट में आप एसेट साइड में इसका सेकंड इफेक्ट देंगे। ठीक है, तो दिस विल रिमेन एज इट इज। बैलेंस शीट में भी तो ये आएगी ना, एज इट इज डेबिट पड़ गया तो बैलेंस शीट में एज इट इज ये डेबिट आ जाएगी। सो माय डियर, अब आपके पास एक्चुअल पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस आएंगे व्हिच विल बी रुपीज 60,900, रुपीज 49,340 एंड रुपीज 32। ये आपके सो डियर ये आपके एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंसेस हैं जो आपकी बैलेंस शीट में पोस्ट किए जाएंगे। These are the actual balances, that is 60,900, 47,120 और 32,000 which will be posted to the balance sheet। ठीक है, अब अगर आप इसके बेसिस पे बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो कुछ ऐसे नजर आएगी आपको। गाइस ये सम्स थोड़े लेंदी जरूर है लेकिन इजी है।
आई फील ये सम्स बहुत इजी है, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सी एंट्री को किधर से कहाँ किस अकाउंट में पोस्ट करना, ठीक है। सो इन केस वी प्रिपेयर बैलेंस शीट, वी हैव टू राइट इट एज बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म, और कब बना रहे हैं वो भी लिख देना एज एट जो भी आपको डेट गिवन। तो न्यू बैलेंस शीट आप बनाते हो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट उठा लो, सबसे पहले आपको गिवन है क्रेडिटर्स। क्या क्रेडिटर्स में कोई चेंज हुआ? डिवैल्यूएशन अकाउंट में देख लो, नहीं कोई चेंज नहीं है, तो क्रेडिटर्स आपके एज इट इज आ जाएंगे ₹16,000। इसके बाद है पब्लिक डिपॉजिट्स भी एज इट इज आ जाएंगे 61,000। इसके बाद है हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखो गाइस, बैंक ओवरड्राफ्ट है, हमें पता है कि फर्म में पैसे आए हैं तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट खत्म भी करेंगे, तो उस चीज का कोई मतलब नहीं बनता ना। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमारे बैंक में रुपए पड़े, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारी बैंक ओवरड्राफ्ट हमने बैंक को रुपए भी देने, तो दैट इज नॉट गुड, वो सही प्रेजेंटेशन नहीं। हमारे पास जो रुपए पड़े हैं उसमें से जितने रुपए देने हैं वो माइनस करके यहाँ पे नेट बैलेंस लिख दो एसेट्स, ठीक है। तो अभी हमें साफ नजर आ रहा है हमारे पास ऑलरेडी बैंक बैलेंस है 2800, अंशु रुपए लेकर आए 32,000, तो टोटल हो गए 34,800। कोई और पैसा गया तो है नहीं फॉर्म से, तो फॉर्म में रुपए हो गए 34,800, उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर दो तो ये रह जाएगा 28,800। यहाँ पे बैंक बैलेंस में आ जाएगा ₹28,800। कैसे है, रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास बैंक बैलेंस है 2,800, इसमें जो 32,000 रुपए अंशु लेकर आया उसको ऐड कर दिया, 2,800 ऑलरेडी है हमारे पास, इसमें 32,000 ऐड कर दिया और माइनस क्या कर दिया 6,000 जो बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ओके सो आगे इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट का कर दिया ट्रीटमेंट। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में 2,000 है, लेकिन एक लायबिलिटीज हमारी बड़ी थी आउटस्टैंडिंग सैलरी की ₹8,000, तो इसका सेकंड इफेक्ट दो 8,000 का, तो यहाँ पे 2,000 प्लस 8,000 हो जाएगा हमारे पास 10,000, ठीक है। I hope this is okay. Now we have capital accounts, और कैपिटल अकाउंट्स में हमें क्या लिखना है, तीनों के हमारे पास दीपिका, राजश्री एंड अंशु के। कौन कौन से कैपिटल्स, ये वाली जो हमने फाइनल कैपिटल अकाउंट्स बनाए हैं, दैट इज ₹60,900, ₹47,120 एंड ₹32,000। एसेट साइड में आ जाओ, कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड में कोई चेंज नहीं, एज इट इज आ जाएगा ₹1,200। बैंक बैलेंस हमने कर दिया। स्टॉक, स्टॉक में कोई चेंज है क्या, 32,000 का था 8,000 से इंक्रीज हो गया था, तो स्टॉक हो गया हमारे पास 40,000 का। इसके बाद है हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस में कोई चेंज नहीं है, देयरफॉर एज इट इज आ जाएगा ₹1,000 का। देन वी हैव सैलरी डेटर्स, डेटर्स में चेंज हुआ था, डेटर्स है हमारे पास 28,800 के। प्रोविजन 800 की पहले है, 3200 की और बना दी है, ठीक है। ओके ओके डियर, यहाँ पे 49340 आएगा, ठीक है। मैंने गलती से यहाँ पे yearly अमाउंट लिख दी थी, इसकी जो कैपिटल है दैट विल बी 49340। ओके गुड नैन्सी बिट, ओके गुड नैन्सी, आपने मुझे बताया। सम कहाँ पे थे, डेटर्स 28,800 के हैं माइनस प्रोविजंस 800 की पहले थी 3200 की और बना दी, देयरफॉर टोटल 4,000 की प्रोविजन हो गई, तो will be left with ₹24,800। okay, then we have plant and machinery 48,000। क्या प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज है, बिल्कुल है, 12,000 से अप्रिशिएट हुई, तो 48 प्लस 12 इज इक्वल टू 60,000। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग में कोई चेंज है,
लैंड बिल्डिंग है हमारे पास 50,000 की, लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंज है, 50 से 10 की इंक्रीज हो गई है, देयरफॉर ये हो गई है, ये भी 60,000 की हो गई है। इसके बाद हमारे पास फर्नीचर, देन वी हैव फर्नीचर, फर्नीचर हमारे पास है 10,000 का, यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ है 1,000 से रिड्यूस हो गई है, तो फर्नीचर हमारे पास रह गया 9,000 का। ठीक है, अब सारे इफेक्ट देखो, क्या आपने सारे इफेक्ट्स को पोस्ट कर दिया है, क्या हर एक चीज का डबल इफेक्ट किया है? 3200 का इफेक्ट आपने पोस्ट कर दिया है, मैंने मार्क कर दिया। फर्नीचर का कर दिया आपने, कर दिया। सैलरी का, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटीज में बढ़ा दी ना, कर दिया। प्रॉफिट्स को आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, डन। प्लांट एंड मशीनरी का हमने कर दिया, स्टॉक को कर दिया, लाइन बिल्डिंग को कर दिया। ठीक है, अब पार्टीज कैपिटल अकाउंट में देखो कोई चीज है तो नहीं गई, ये क्लोजिंग बैलेंस आए थे, ओपनिंग बैलेंस आ गए, यहाँ पे एज करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट आ रहा है डियर, उसका ट्रीटमेंट हमने अभी तक नहीं किया, तो ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया है। इन केस अगर किसी जर्नल एंट्री में या कहीं पे किसी क्वेश्चन में करंट अकाउंट ओपन हो जाए, तो आपकी बैलेंस शीट तब तक मैच नहीं करेगी जब तक आप उसके करंट अकाउंट को नहीं लिखोगे। तो ए का करंट अकाउंट डेबिट किया होगा फर्म, इसका मतलब फर्म के लिए एसेट है, क्योंकि वो फर्म के लिए एसेट है, क्योंकि एज करंट अकाउंट डेबिट किया ना, फर्म ने ए से गुडविल के लिए रुपए लेने हैं, ए कह रहा था कि अभी मेरे पास रुपए नहीं है, बाद में ले लेना, इसलिए वो अभी रुपए लेकर नहीं आ पाया था, तो बाद में ले आएगा, तो अभी तो फर्म ने उससे लेने, एसेट है, एसेट है, देयरफॉर दिस विल बी रिटन ऑन द एसेट साइड एज करंट अकाउंट। कितना था, आई थिंक 4440 था जो उसको गुडविल लेकर आना था, है ना, इन दोनों का टोटल ₹4440। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्योंकि हमने यहाँ पे ए करंट अकाउंट लिख दिया, तो 2220 से आप दीपिका और राजश्री के अकाउंट में भी लिखो। अरे भैया, दीपिका और राजश्री के अकाउंट में लिख तो दिया, कितनी बार लिखे, कितनी बार लिखेंगे? ये तो करंट अकाउंट हमने कहीं पे भी यहाँ पे लिखा नहीं था, वो फॉर्म ने अभी भी ए से लेने, जो दीपिका और राजश्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो हमने इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए हैं ना यार, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए हैं, तभी तो क्लोजिंग बैलेंस है, इसका मतलब कि फॉर्म ने इनको पे देने। और लाइब्रेरी साइड में हमारे पास कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप जब ये टैली करेंगे तो आपकी ये बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। आई होप दिस इज ओके गाइस, इज इट? सो डियर, आज की क्लास के बेसिस पे आपके जो इलस्ट्रेशंस हैं वो 72 तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। एक नया टॉपिक है न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन, उससे पहले तक के जितने भी इलस्ट्रेशंस है दैट शुड बी कवर्ड। ओके, थैंक यू।